वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत है। आज हम फिर से आप सबों के बीच क्लास 12th का 2018 का क्वेश्चन बैंक के पार्ट 3 को लेकर के आए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इससे पहले वाले वीडियो से रूबरू हो चुके हैं, पार्ट 2 वाले वीडियो तक 2018 के क्वेश्चन बैंक का। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 3 के 2018 का ही क्वेश्चन बैंक का जो पार्ट 3 वाला वीडियो होगा उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव रहा और इस तरह इसको कैसे डील करना और किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। तो आज का मेरा ये 16वां ऑब्जेक्टिव होगा जिसको हम लोग लेकर के चलते हैं। ये 16वां ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये लगभग 2 मार्क में भी और 5 मार्क में भी पूछा जाने वाला ये एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी हो जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे 2 मार्क में या 5 मार्क में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हमारा ये रहा पार्ट 3 का 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या कि दात्र कोशिका अवरक्तता क्या है, दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है। यहाँ जो अवरक्तता है इसका कहने का मतलब होता है एनीमिया। अवरक्तता का कहने का मतलब होता है एनीमिया। एनीमिया मतलब होता है ब्लड या खून की कमी होना, एनीमिया कहलाता है। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, उसके बाद थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये जो होता है दात्र कोशिका अवरक्तता डिजीज जो होता है ये क्या होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या सिम्टम होते हैं, या इसके क्या जो कैसे ये रोग उत्पन्न होता है और या रोग किस प्रकार का डिजीज है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ये ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कहा गया है कि दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है। ए में है एपिस्टेरिसिस, बी में है सहप्रभाविता और सी में है पॉलीओट्रोपी और डी में है अपूर्ण प्रभाविता। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क के साथ साथ 2 मार्क और 5 मार्क में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज होता है और जेनेटिक डिजीज से लगभग कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव डालता है। कौन? बिहार बोर्ड के द्वारा डाला जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है एपिस्टेरिसिस या सहप्रभाविता या पॉलीओट्रोपी या अपूर्ण प्रभाविता। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन हो जाएगा पॉलीओट्रोपी। ये क्या होते हैं आइए हम लोग चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ समझेंगे कि ये दात्र कोशिका अवरक्तता क्या है और यह पॉलीओट्रोपी को किस प्रकार से प्रदर्शित करता है या किस प्रकार से दर्शाता है। हम लोग जानते हैं कि दात्र कोशिका अवरक्तता को इंग्लिश में कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं दात्र कोशिका अवरक्तता। तो ये जो दात्र कोशिका अवरक्तता डिजीज है या सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है, यह एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज होता है जिसे हम लोग आनुवांशिक रोग कहते हैं। क्या? आनुवांशिक रोग कहते हैं किसे? सिकल सेल एनीमिया को। और इसे हम लोग कहते हैं ये जो एक प्रकार की जेनेटिक डिजीज है, लेकिन जेनेटिक डिजीज के अंतर्गत यह क्या होता है? ये ऑटोसोमल सेक्स लिंकेज डिजीज होता है। एक होता है ऑटोसोमल, एक होता है सेक्स क्रोमोजोमल। लेकिन ये क्या है? ये जो जेनेटिक डिजीज है, लेकिन जेनेटिक डिजीज के अंतर्गत ये ऑटोसोमल सेक्स लिंकेड डिजीज के अंतर्गत ये सिकल सेल एनीमिया आता है, जिसे हम लोग दात्र कोशिका अवरक्तता कहते हैं। तो क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है कि सिकल सेल एनीमिया क्या है, तो जेनेटिक डिजीज है या नहीं तो ऑटोसोमल सेक्स लिंकेज डिजीज होता है। अगला हमारा ये है कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है जिसे हम लोग दात्र कोशिका अवरक्तता कहते हैं, तो ये क्या है और ये उत्पन्न कैसे होता है? तो ये जो हमारे शरीर में हमारे न्यूक्लियस में जो जीन होता है और जीन के अंतर्गत जो ये क्या होता है डीएनए होता है, तो डीएनए के सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर, सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर जो हमने आप लोगों को बताए थे कि प्यूरिन होता है और पैरिमिडिन होता है। नाइट्रोजनस बेस के अंतर्गत प्यूरिन होता है और पैरिमिडिन होता है, और प्यूरिन के अंतर्गत हम बताए थे कि एजी होता है और पैरिमिडिन के अंतर्गत कट आता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा उसमें क्या होता है, उसके बेस पेयर में क्या होता है, उसके जोड़ा में क्या होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाता है, कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमें सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, जिसे दात्र
कोशिका आवरकता कहते हैं। क्या कैसे उत्पन्न होता है ये दात्र कोशिका आवरकता, जिसे जेनेटिक डिजीज कहते हैं। ये कैसे उत्पन्न होता है? तो डीएनए के जब सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर में क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाते हैं या गड़बड़ी हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, ये सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका आवरकता उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, अगला इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत, सिकल सेल एनीमिया के अंतर्गत इसमें जो आरबीसी होता है, आरबीसी की संरचना, क्योंकि एनीमिया होता है तो एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, और खून में क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है, तो उसके ब्लड के अंतर्गत या अंदर आरबीसी जो सेल होता है उसकी संरचना गोल होता है। लेकिन जब ये डीएनए नाइट्रोजनस बेस पेयर में गड़बड़ी होने के कारण जब हमें सिकल सेल एनीमिया होता है, तब आरबीसी की संरचना गोल से क्या हो जाता है, अर्धचंद्राकार हो जाता है, जिसे हम लोग हाफ मून कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ मून कहते हैं। ये आरबीसी की संरचना गोल से क्या हो जाता है, अर्धचंद्राकार हो जाता है, जिसे हम लोग हाफ मून कहते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया जब हमें हो जाता है तब हमारे आरबीसी की संरचना गोल से क्या हो जाता है, अर्धचंद्राकार हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि हमें क्या हो गया है, सिकल सेल एनीमिया हो गया है, दात्र कोशिका आवरकता हो गया है। इसका लक्षण क्या होता है जब हमें दात्र कोशिका आवरकता हो गया, क्योंकि यह क्या होता है, जेनेटिक डिजीज कहने का मतलब ये आनुवांशिक गुण होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो इसका देखते हैं हम लक्षण क्या होता है, किसका, सिकल सेल एनीमिया का, जिसे हम लोग दात्र कोशिका आवरकता कहते हैं। इसका लक्षण ये होता है कि हमारे शरीर पर क्या होते हैं, हल्के पीले पड़ने लगते। क्या होते हैं, हमारा शरीर हल्के पीले पड़ने लगते। क्यों, क्योंकि ब्लड की तो कमी हो गई है, ब्लड रहता है तो शरीर का रंग क्या होता है, कुछ ना कुछ लाल रहता है, और जब क्या हो गया, ब्लड की कमी हो गया और आरबीसी भी अपना संरचना बदल दिया, तो उससे हमारा शरीर का मतलब रंग जो होता है थोड़ा पीला पड़ने लगता है, और क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। और ब्लड की कमी को हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमिया। जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो उस स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। और यहाँ देखिए सिकल सेल एनीमिया, इसका मतलब नाइट्रोजनस सिंगल बेस पेयर में गड़बड़ी होने के कारण क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, और हमारे शरीर पर हल्का पीले पड़ने लगता है, ब्लड की कमी हो जाती है, और हमारा क्या होता है, अंततः क्या होने लगता है, बाल झड़ने लगता है। क्या होता है, बाल झड़ने लगता है। आप लोग देखे होंगे कि बाल झड़ना एक प्रकार का क्या होता है, आनुवांशिक रोग होता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। यदि किसी परिवार में किसी दादाजी को क्या हो गया, बाल झड़ गया, तो उसके बेटा को भी होगा, और उसके बेटा को भी क्या होगा, बाल झड़ने। लेकिन बाल झड़ना, इसमें बहुत सारे हार्मोन की भी थोड़ा बहुत भागीदारी है, कि हार्मोन कोई ना कोई हार्मोन सेक्रेट नहीं होने के कारण बाल झड़ने लगता है, और या कोई ना कोई इन्फेक्शन के कारण बाल झड़ने में बहुत सारे रोग की भागीदारी होती है, जहाँ तक कि सिकल सेल एनीमिया की भी भागीदारी होती है, जिससे क्या होता है कि बाल हमें झड़ने लगता है सिकल सेल एनीमिया होने के कारण। तो यहाँ से इसको यदि हम लोग पूरा डिटेल से लिखते हैं तो लगभग 5 मार्क का हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। और 5 मार्क वाला, जैसे कि बिहार बोर्ड पूछता है कि सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसे आप लोग लिखें तो ये 2 मार्क के साथ साथ 5 मार्क का भी बन जाएगा, यदि आप लोग पूरा डिटेल से लिखते हैं। और ऑब्जेक्टिव तो दिया ही गया है 2018 के क्वेश्चन बैंक में, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव रहा हमारा कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, जिसे हम लोग रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। क्वेश्चन हमारा है या ऑब्जेक्टिव हमारा है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, जिसे हम लोग रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज भी कहते हैं, वह जो है डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। किस प्रकार से, ए में है पॉलिनट्रॉमिक न्यूक्लियोटाइड, ए में है पॉलिनड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड, या बी में है VNTR, सी में है मिनी सेटेलाइट, और डी में है सभी। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड। क्या, पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन था प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं पॉलिनड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड के माध्यम से। इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है जो कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, जिसे हम लोग रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं, उसे हम लोग आणविक कैंची कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं,
आणविक कैंची कहा जाता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज को क्या कहा जाता है? आणविक कैंची कहा जाता है, या इसे डीएनए अणु को काटने की कैंची कहा जाता है। किसे? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज, जिसे हम लोग आणविक कैंची कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? डीएनए अणु को काटने की कैंची भी कहा जाता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज को। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव था प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज को आणविक कैंची या डीएनए अणु को काटने की कैंची कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है इसे हम लोग मॉलिक्यूलर एंजाइम भी कहते हैं। कि क्या? मॉलिक्यूलर एंजाइम। क्यों? क्योंकि यह मौलिक तत्व जो होता है या मौलिक इम्पोर्टेंट डीएनए जो होता है या आणविक अणु को जो काटता है, उसी अनुसार से या उसी आधार पर प्रतिबंधन एंजाइम को मॉलिक्यूलर एंजाइम कहा जाता है। और यह प्रतिबंधन एंजाइम या मॉलिक्यूलर एंजाइम जो होता है, यह डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। ये जो मॉलिक्यूलर एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम है, यह डीएनए अणु का जो पार्ट होता है वह उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है। मतलब डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े में काटने का काम करता है प्रतिबंधन एंजाइम या मॉलिक्यूलर एंजाइम। लेकिन लाइगेज जो होता है, ये जो लाइगेज होता है, यह कटे हुए छोटे छोटे डीएनए अणु के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। लाइगेज क्या करता है? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन ये जो प्रतिबंधन एंजाइम या मॉलिक्यूलर एंजाइम यह डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम प्रतिबंधन एंजाइम या मॉलिक्यूलर एंजाइम करता है। लेकिन ये लाइगेज जो होता है, यह डीएनए अणु के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन था प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं कौन? तो पॉलिनड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा, क्या? स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण। स्वप्रतिरक्षा कहने का मतलब वो सिर्फ अपने आप में ऐसा कौन सा रोग है जो अपने आप को प्रतिरक्षा करता है या सुरक्षित रखता है, ऐसा कौन सा रोग है? दमा हो गया, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, या सी में कैंसर हो गया, डी में इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? ऑप्शन है दमा, बी में है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सी में है कैंसर और कोई नहीं। तो क्वेश्चन के अनुसार या ऑब्जेक्टिव के हमारा ऑप्शन हो जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या होता है? यह स्वप्रतिरक्षा रोग होता है। यह ऐसा डिजीज होता है, यह ऐसा रोग होता है जो अपने आप में क्या करता है? यह सुरक्षा करता है। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहा कि मनुष्य में जो हिम अंधता जो बीमारी होता है या डिजीज होता है, यह इसका मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? तो मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यूवी बीटा किरण का अवशोषण, या इंफ्रा विकिरण का अवशोषण, या कॉस्मिक विकिरण का अवशोषण, या डी में है स्वच्छ मंडल का हिम अपरदन। स्वच्छ मंडल का हिम अपरदन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉस्मिक विकिरण का अवशोषण। कॉस्मिक विकिरण का अवशोषण। क्वेश्चन था मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा कॉस्मिक विकिरण का अवशोषण, जो कि हमारा आंसर सी से ही होगा। ऑब्जेक्टिव है कि उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी, क्या? उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्म है? मतलब नस्ल पूछ रहा है कि यह किसका नस्ल है या किसका किस्म है। कौन? सोनालिका और कल्याण सोना। धान का, कि गेहूं का, कि मक्का का, या कपास का? तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। गेहूं का जो किस्म होता है वह सोनालिका होता है, कल्याण सोना होता है। ये सब क्या करता है? उच्च पैदावार करता है, मतलब अत्यधिक संख्या में और रोग प्रतिरोधी ये उपजाऊ होता है। कौन? गेहूं का ये किस्म सोनालिका एवं कल्याण सोना। इसके अंतर्गत, गेहूं के अंतर्गत और सा किस्म आता है जिसे हम लोग एटलस कहते हैं, जिसे हिमगिरी कहते हैं,
मुक्ता कहते हैं या हीरा मोती कहते हैं। ये सब सारा क्या है, गेहूं का कुछ किस्म है, इम्पोर्टेंट किस्म, जिससे क्या होता है उच्च पैदावार होता है एवं रोग प्रतिरोधी क्षमता वाला ये पैदावार होता है, ये किस्म होता है। सोनालिका, कल्याण सोना, एटलस, हिमगिरी, मुक्ता, हीरा मोती, ये क्या है, गेहूं का किस्म है। अब हम लोग धान के किस्म की ओर चलते हैं, जो कभी कभी पूछा जाता है। धान के किस्म के अंतर्गत मेन और इम्पोर्टेंट उच्च पैदावार वाला धान का किस्म होता है थाईचुंग नेटिव फर्स्ट। थाईचुंग नेटिव फर्स्ट आता है, जो उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी होता है। कौन, थाईचुंग नेटिव फर्स्ट धान का किस्म है। वर्धमान क्या है, धान का किस्म है। रत्ना हो गया, पद्मा हो गया, जया हो गया, ये सारा क्या है, धान का किस्म है। उसके बाद साबरमती हो गया, बासमती होगा, ये सब क्या है, धान का किस्म है। गोल्डन राइस है, ये क्या है, धान का किस्म है। और गोल्डन राइस में क्या होता है कि विटामिन ए होता है। गोल्डन राइस वाला चावल में या किस्म में क्या होता है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में रहता है। तो हम लोग गेहूं का किस्म देख लिए, धान का किस्म देख लिए, और चलते हैं मक्का में। मक्का का एक मेन और इम्पोर्टेंट उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी क्षमता वाला किस्म होता है, जिसे हम लोग हाई स्टार्च कहते हैं। उसके बाद आता है शंकर, उसके बाद आता है शक्ति, और उसके बाद आता है जवाहर। तो हम लोग धान का एक उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी क्षमता वाला किस्म देखे, जिसे हम लोग थाईचुंग फर्स्ट कहते हैं। और गेहूं के अंतर्गत सोनालिका एवं कल्याण सोना आता है। मक्का के अंतर्गत हाई स्टार्च आता है। तो आज का मेरा ये वीडियो पार्ट 3 का यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम फिर कल पार्ट 4 वाला वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि 2018 के क्वेश्चन बैंक पर ही डिस्कशन होगा। तो आशा करते हैं आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे अभी तक। तो इस तरह से यदि आप लोग तैयारी करते हैं तो जल्द ही आप लोगों का ये सेशन 2021 तक का क्वेश्चन बैंक को हम समाप्त करेंगे, और आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड जारी किया है 2022 का बिहार मॉडल सेट, जो बिहार सरकार द्वारा ओरिजिनल वाला मॉडल सेट जारी किया गया, उसको हम लोग लाइव सेशन में अटेंड करेंगे। तो पहले आप लोग क्वेश्चन बैंक के सीरीज पे बने रहिए, उसके बाद हम लाइव आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो आप लोग यदि हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें, तथा वीडियो को लाइक एवं कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।